Assalamu alaikum, dear friends. So today we're going to talk about the important topics related to lipid metabolism और हम lipid metabolism के बारे में बात करेंगे. So can anybody tell me what is lipid metabolism? अच्छा, कल हमने कौन सा लेक्चर किया था बेटा? कल हमने किए थे टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी. तो टॉक्सिकोलॉजी कुछ उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले. ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी के उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की तरफ चले जाते हैं. सो टेल मी समथिंग. There is a firefighter who went for the after house got burned, and he got some smoke inhalation. He has almond like odor and lactic acidosis. Along that, he has bright red venous blood. What it could be? Almond Cyanide like odor. poisoning. Cyanide. तो मैंने कल साइनाइड कहा था आप पॉइजन लोगों को कि अगर साइनाइड आलमंड लाइक अडर का जिक्र तो नहीं किया था हमने, लेकिन कड़वे बादामों का जिक्र जरूर किया था हमने. तो साथ मैंने ये कहा था कि कभी कभी जब प्लास्टिक बर्न होता है तो उसमें भी साइनाइड होता है. तो दिस इज अ केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग. तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग? द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सिकोबालामिन सोडियम हाइड्रोक्सिकोबालामिन. हाइड्रोक्सिकोबालामिन. सोडियम क्या मौसम क्या कह रहे हो? सोडियम थायसल्फेट ठीक है, सोडियम थायोसल्फाइड भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि हाइड्रोक्सोकोबालामीन क्या करती है, ये सीधी की सीधी जा करके बाइंड करती है साइनाइड के साथ खुद ना. तो हम ज्यादा प्रेफर यही करेंगे कि कोई बाहर का एलिमेंट इसको रिप्लेस कर रहा हो, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट और नाइट्राइट्स क्या करते हैं, वो तो मेथिओग्लोबिनीमिया कॉज करते हैं. तो वो उसमें ये है कि कम से कम एक नेक्स्ट स्टेप का रिस्क है ये मेन. अगर दोनों ऑप्शंस हों अगर, तो आप हाइड्रोक्सोकोबालामीन की तरफ जाएंगे. सोडियम थायोसल्फाइड और नाइट्रेट्स भी होंगे तो हाइड्रोक्सोकोबालामीन की तरफ जाना है आपने. ठीक है, चलो. An unconscious patient who got headache, who is in coma, who got headache, and there is cherry red blood. क्या साइनाइड लगता है, क्या है ये? साइनाइड चेरी रेड प्लस चेरी रेड ब्लड साइनाइड में होता है. सर कार्बन मोनोऑक्साइड. चेरी रेड ब्लड किस में होता है? Hemoglobin. साइनाइड वो स्किन मिलती है. चॉकलेट अडर होता है. सर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है. सो एनी हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा सर. डिजीनेस है, अनकॉन्शियसनेस है इसमें. दिस इज अ केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. और इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहती है? 100% ऑक्सीजन. 100% ऑक्सीजन. 100% ऑक्सीजन सर. ये रिप्लेस करेगी जाकर के उसको. ठीक है जी, चलें. मुझे ये बताएं कि अ पेशेंट हु हैज इंजेस्टेड 24 टैबलेट्स, या ज्यादा कर लेते हैं, हु हैज इंजेस्टेड 44 टैबलेट्स ऑफ पैरासीटामोल. ठीक है, शी प्रेजेंट्स 6 hours after ingestion. What will be the first step in management in this patient? Anybody? N-acetylcysteine या activated charcoal? सर वो तो देंगे लेकिन वो 4 घंटे के साथ देते हैं सर. 4 घंटे के अंदर देते हैं मोहसन, बाद नहीं. सर वही बोला 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आ जाए तो चारकोल. ठीक है, और अगर यहीं पर ये केस विद इन 2 hours होता तो अब आपकी ट्रीटमेंट क्या रहती? एक्टिवेटेड चारकोल प्लस एक्टिवेटेड चारकोल. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. अ पेशेंट कम्स टू यू विद इंजेक्शन ऑफ टैबलेट्स. ठीक है, एसिटामिनोफेन की टैबलेट्स उसने ली हैं, इंजेस्ट की हैं. हाउ विल यू इंडिकेट द लेवल ऑफ डैमेज और टॉक्सिसिटी it has caused? Option A, by measuring bilirubin level. ठीक है. Option B, by measuring ALT level. Option C, by measuring PT-INR. PT-INR. Why is it so? PT-INR क्यों? सर ये मोस्ट लाइकली इफेक्ट होता है, इनकी हाफ लाइफ भी कम होती है.
बेसिकली पीटीआईएनआर इसलिए क्योंकि हमने ये चीज को असेस करना है। पीटीआईएनआर इसलिए क्योंकि हमने इस चीज को असेस करना है कि लिवर की सिंथेटिक एबिलिटी कैसी है। लिवर की सिंथेटिक एबिलिटी कैसी है? अगर लिवर की सिंथेटिक एबिलिटी में कोई मसला आया है तो इसका मतलब है कि टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इरिवर्सिबल डैमेज है अब। ठीक है, चले हम लिपिड मेटाबॉलिज्म की तरफ आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये चूंकि इसमें हमने डिजीजेस पढ़नी थी, फेमिलियल डिसलिपिडीमिया, ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, लेकिन उससे पहले हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए। लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपको बहुत सारी बातों का पता होगा कि लिपिड की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, लिपिड्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। लिपिड्स डिफरेंट किस्म का होता है, जैसा कि हमारे पास एक, जिसको हम जिस तरह आप लोग कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, जिस तरीके से कहते हैं कि एक हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल फिर आगे डिफरेंट किस्मों का कोलेस्ट्रॉल है हमारे पास, यस और नो? कोलेस्ट्रॉल हमारे पास डिफरेंट किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, जैसा कि हमारे पास आ जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, हमारे पास आ जाता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है, हमारे पास आईडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है, हमारे पास काइलोमाइक्रान आते हैं, हमारे पास लिपोप्रोटीन्स आते हैं, हमारे पास बीटा लिपोप्रोटीन्स आते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं लिपिड्स के अंदर, आप अक्सर इनके नाम सुनते होंगे। ये बीटा लिपोप्रोटीनीमिया आप सुनते होंगे, या लिपोप्रोटीन एपो ई आप सुनते होंगे, एपो B48 आप सुनते होंगे। इस तरीके से बेशुमार किस्म की लिपिड्स की किस्में हैं। हम सबको इतना पता है एलडीएल सबसे बुरा है, एचडीएल वीएलडीएल भी बुरा है, और एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ये पता है ना हम सबको, इतना आप सबको पता है, राइट? तो अभी हम अभी पहले बिफोर कि मैं इसके बारे में बात करूं, मेरे ख्याल में मुझे पहले थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में बात करनी चाहिए कि लिपिड्स किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, किस तरीके से ये सारे मामलात लिपिड के हो रहे होते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज को याद रखना है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ईट, मिसाल के तौर पे आज आपने शाशलिक खाए या शनवारी पे आपने कढ़ाई खाई सही दबा के, और उसमें आपने टिक्के शिक्के पटा टिक्का, और उसमें आपने ऐसी चीज खाई जिसमें जिस फूड के अंदर जो फैट कंटेंट था वो बहुत जबरदस्त किस्म का था। जो ही आपने इसको खाया, सबसे पहले ओरल कैविटी में जाएगा फूड। ओरल कैविटी में आपके पास होते हैं सलेवरी अमाइलेजेस होते हैं एंड लाइपेजेस होते हैं। ये लाइपेजेस क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। किसको तोड़ेंगे ये? दे विल ब्रेक डाउन द फैट यू पीपल हैव कंज्यूम्ड सो फार। ठीक है, अब जो ही ये फैट यहाँ से टूटेगा, आफ्टर दैट इट गोज इनटू द स्टोमक एंड देन इट गोज इनटू द इंटेस्टाइन, इनटू द इंटेस्टाइन, यस और नो? अब इंटेस्टाइन के अंदर आकर के क्या होता है, यहाँ आकर के असल गेम लिपिड्स के साथ होती है। ये रहे आपके लाइपेजेस और लिपिड्स। इन लिपिड्स को, ये जो आपने खाए थे, इसके ऊपर आकर के एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक लाइपेज, एक्ट करेगा इसके ऊपर, है कि नहीं? इसके ऊपर आकर के बाइल एसिड्स एक्ट करेंगे। और हम एक चीज हमेशा पढ़ते आए थे, बाइल एसिड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिसलीज, and miscellaneous increases the surface area of lipids so that pancreatic lipase can actively act on them. Yes or no? ऐसा ही था ना? अब जो भी हमने फैट खाया वो टूटना शुरू हो गया, फ्री फैटी एसिड्स बने, कोलेस्ट्रॉल बना, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइग्लिसराइड्स बने। क्या बने जनाब? ट्राइग्लिसराइड्स बने। क्या बने? ट्राइग्लिसराइड्स बने। हमारे पास सबसे पहले यहाँ से जो ही हमने फैट को कंज्यूम किया, उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दैट ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर के फैट जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए, एंड दे आर नाउ, अब वो क्या बन चुके हैं हमारे पास, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड, ये सारे मोनोफैटी एसिड, इनके छोटे छोटे टुकड़ों में ये बन चुके हैं। अब इनके ऊपर पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट कर रहा है, मोनोग्लिसराइड बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, फ्री फैटी एसिड बना रहा है, सारा कुछ। और ये सारे मिलकर, अगर आपको याद हो तो ये सारे मिलकर हम क्या कहते थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनते हैं, मिसलीज बनती हैं। क्या बनती हैं? मिसलीज। एंड वन दीज मिसलीज गेट इनटू द, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से बनते हैं हमारे पास काइलोमाइक्रॉन, यहाँ से क्या बनते हैं हमारे पास, काइलो माइक्रोन्स बनते हैं, और वो जो काइलो माइक्रोन्स होते हैं वो यहाँ से फिर क्या होता है, री
एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ कहाँ रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं? दो चीजों में रीएब्जॉर्ब होते हैं। एक ये सिस्टेमिकली रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं, एक ये सिस्टेमिकली रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं। सिस्टेमिकली कहाँ रीएब्जॉर्ब होते हैं? इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दूसरा ये लिम्फ में रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो इंटेस्टाइन से पता ये चला कि इंटेस्टाइन से आगे लिपिड्स में जाने के लिए जो काइलोमाइक्रॉन हैं, इंटेस्टाइन से आगे ये जो लिम्फ में जा रहे हैं या स्मॉल जो ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, उन काइलोमाइक्रॉन में इस तरीके से हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, प्रोटीन। इनको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं जी? काइलोमाइक्रॉन। अब एक चीज याद रखिएगा, लिपोप्रोटीन्स इन पर्टिकुलरली एपोलिपोप्रोटीन, डिफरेंट किस्म के एपोलिपोप्रोटीन होते हैं। एपोलिपोप्रोटीन B48, एपोलिपोप्रोटीन C2, एपोलिपोप्रोटीन E, एपोलिपोप्रोटीन B100, बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। टेंशन नहीं लेनी आपने, एक एक हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। काइलोमाइक्रॉन किसको कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन ऐसे वाले ट्राइग्लिसराइड को कहते हैं जिसके ऊपर एक लिपोप्रोटीन लगा होता है, और उस लिपोप्रोटीन का नाम क्या होता है? एनीबॉडी? कोई बंदा बता सकते हैं मुझे? B48। एपो B48, एपो B48, एपो B48 मार्कर जिसके ऊपर लगा हुआ है, दिस इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। दिस इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। दिस इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन। एपो B48 का फंक्शन क्या है? व्हाई इज एपो B48 सो इंपॉर्टेंट? एनीबॉडी? क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटेस्टाइन से सर अब्जॉर्प्शन कराता है। सो ये आपकी फर्स्ट एड पेज नंबर 90 है, फर्स्ट एड का। ये लाजमी देखिएगा सारे बंदे, ठीक है जी। चलिए, हियर वी गो। तो ये देखें, सबसे पहले इंटेस्टाइन से जो लिपोप्रोटीन जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं काइलोमाइक्रॉन, उनको काइलोमाइक्रॉन तभी कहा जाएगा जब इनके साथ एपो B48 मौजूद होगा। एपो B48 मौजूद होगा। तो अब आप ये बात कह सकते हैं कि एपो B48 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइलोमाइक्रॉन्स टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन into the systemic circulation, whether via lymphatics or whether via simple ducts। तो फिर से ये देखें, ये आपके पास डाइटरी फैट एंड कोलेस्ट्रॉल्स थे। ये डाइटरी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल जो हैं, ये टूटे, ब्रेक डाउन हुए, मिसलीज बनी। मिसलीज छोटे छोटे लिपिड्स के पार्टिकल्स बने, और छोटे छोटे लिपिड के पार्टिकल्स आगे जाकर के काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट हुए, आगे काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट हुए, और यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स एक्ट कर रहे थे और लाइपेजेस एक्ट कर रहे थे। फिर ये थोरेसिक डक्ट में गया, और थोरेसिक डक्ट के जरिए होते ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचा, या इंटेस्टाइन से डायरेक्टली भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ सकते हैं। और काइलोमाइक्रॉन के ऊपर, काइलोमाइक्रॉन को काइलोमाइक्रॉन कब कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन को काइलोमाइक्रॉन तब कहते हैं जब इसके ऊपर एपो B48 लगा होगा। तो पहला एमसीक्यू आपके पास बनता है कि एपो लिपो प्रोटीन B48 का फंक्शन क्या है? तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि एपोलिपोप्रोटीन B48 जो है, ये डंप करता है कोलेस्ट्रोल को या ट्राइग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रोल को या ट्राइग्लिसराइड को फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन? यस और नो? क्या लगता है आप लोगों को? एवरीबॉडी? यस? यस सर। एपोलिपोप्रोटीन यहाँ से एब्जॉर्ब करता है इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चले, जब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है ना बेटा, जब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है, उस टाइम पर एक और मामला इसके साथ होता है। जरा गौर से सुनिएगा। ये आपने इमेजिन करना है कि दिस वाज द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से अब ये आ चुका है इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब ये इंटेस्टाइन से ये ट्राइग्लिसराइड का पोर्शन आया था इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो इसके ऊपर एक चीज ऐड हुई थी। दोबारा से बताओ क्या ऐड हुआ था इसके ऊपर? कौन सा लिपोप्रोटीन ऐड हुआ था इसके ऊपर? एपो B48। एपो B48,
और मैंने क्या कहा कि ApoB48 का फायदा क्या है या इसका पर्पस क्या है कि ApoB48 डंपिंग में हेल्प करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी कि अगर ApoB48 ही ना हो तो कोई भी लिपिड जो हम खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। ये सर नो, तो ये तो बड़ी यस अच्छी सर। बात है। फिर हमारी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ही नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो सकती और ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ये सर नो, है ना ये सब के नहीं? यस सर। लेकिन नुकसान भी है, नुकसान है कि नहीं है? जितने भी हमारे फैट सोलुबल विटामिन होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जितना भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो फैट की फॉर्म में चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। माइलिनेशन क्या था या माइलिन शीट क्या थी? वो लिपिड की तो बनी होती थी। तो क्या यस स्पाइनोसेरिबेलर सर। ट्रैक की डीमाइलिनेशन होने लग जाएगी? यस। बिल्कुल विटामिन सर। ई क्या यस है? विटामिन ई एक फैट सोलुबल विटामिन है। अगर फैट सोलुबल विटामिन नहीं होगा तो क्या ह्यूमिलिटी एनीमिया के चांसेस होंगे? यस। यस क्या सर। हमें क्या हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम? तो यानी कि B48 जहां ये नुकसान भी करता है, नुकसान खैर ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होने से होता है लेकिन नॉर्मली ये बड़ा जरूरी है। तो पता चला कि एपोलिपोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या आ गई एपोलिपोप्रोटीन की? ये ऐसे प्रोटीन्स हैं, बल्कि ऐसे लाइपोप्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कंजुगेटेड होते हैं विद द लिपिड। ये एपोलाइपोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं लिपिड्स को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। ये टॉपिक मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है समझना, इसको बहुत आसान है। अब जब काइलोमाइक्रोन यहाँ पे आता है तो इसको एक और आदमी मिलता है और उस आदमी का नाम है HDL। वो कहता है क्या हुआ काइलोमाइक्रोन, तुम इतने उदास क्यों हो? हम्म, इतने परेशान परेशान क्यों घूम रहे हो? वो कहता है यार इतना बोझ है मेरे कंधों पे, मैं ले करके आ गया हूँ, इसको मैं किधर डंप करूंगा? कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास से ये एपो सी और ये एपो ई लेते जाओ। क्या लेते जाओ जी मेरे पास से? एपो C2 लेते जाओ और एपो ई लेते जाओ। अब ये चूंकि परेशान होता है इंसान, परेशानी में कोई भी फैसला उठा लेता है तो ये ले लेता है। ये सर्कल एपो C2 है, ये सर्कल एपो C2 है और ये जो चौरस डब्बा है मेरा, ये क्या है? ये एपो ई है। ठीक है, तो ये एपो C2 है और ये एपो ई है। ये देख रहा सर्कल है ना, तो ये एपो C2 हो गया, सी हो गया, और ये जो है हमारे पास ये डब्बे में ई है। याद रहेगा आप लोगों को? HDL ने क्या किया? HDL ने अपने पास से दो मजीद लाइपोप्रोटीन किसको दिए थे? काइलोमाइक्रोन को दिए। किसको दिए? काइलोमाइक्रोन को। क्यों दिए? क्योंकि काइलोमाइक्रोन परेशान था। तो हम नीचे आते हैं, इस डायग्राम पे देखते हैं काइलोमाइक्रोन को क्या मिला। एक एपो C2 मिल गया और एक एपो ई मिल गया। एपो C2 मिल गया और एपो ई मिल गया। अब काइलोमाइक्रोन में क्या क्या लगा हुआ है? एक इसमें लगा हुआ है B48, एक इसमें लगा हुआ है B48, एक इसमें लग चुका है एपो C2 और एक इसमें लग चुका है एपो ई। यस और नो एवरीबॉडी? यस। यस यस सर। अब ये जगह जगह घूमेगा काइलोमाइक्रोन। यस सर। जगह 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 घूमेगा और जा करके हर एक सेल को कहेगा, पहले स्किन को कहेगा हेलो प्लीज हेल्प मी। वो कहेगा हाँ भाई क्या हुआ? कहेगा यार मैंने बहुत बोझ उठाया हुआ है, इस बोझ को हल्का करो। वो कहेगा जा भाई मेरे पास जगह नहीं है। एंड पर क्या होगा? आखिर कोई तो किसी का साथ देता है ना इस दुनिया में, हाँ कभी ना कोई ना कोई आ जाता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत चीज है जिसको कहा जाता है फैट टिश्यू, जिसको कहा जाता है फैट टिश्यू। ठीक है, और फैट टिश्यू इसको कहता है, फैट टिश्यू इसको कहता है हाँ भाई क्यों इतने उदास घूम रहे हो? कहते हैं यार इतना सारा बोझ है और कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो कहता है क्या तुम कोड लाए हो? कहता है हाँ कोड लाया हूँ। कहता है कौन सा कोड? कहता है जो तुम्हें HDL ने दिया था। और HDL ने कौन सा कोड इसको दिया था? एपो C2। क्या दिया था इसने? एपो C2, एपो C2, एपो C2 आकर के बाइंड किसके साथ हुआ जनाब? एपो C2 आकर के बाइंड किसके साथ हुआ?
आ करके बाइंड हुआ फैटी टिश्यू पे या फैट सेल्स पे हमारे पास आकर के बाइंड हुआ। नीचे देखें, एपोसी2 आ करके बाइंड हुआ विद द एडिपोसाइट और फैट टिश्यू। एडिपोसाइट ने कहा ठीक है, मैं इसको अपटेक करने को तैयार हूँ, मैं इसको अपटेक करने को तैयार हूँ। और यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है, और इस एंजाइम का नाम क्या होता है एवरीबॉडी? उस एंजाइम का नाम होता है, उस एंजाइम का नाम है लिपोप्रोटीन लाइपेज। आप सबको याद होगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है जनाब? पढ़ा होगा आपने, इंसुलिन। कौन एक्टिवेट करता है? इंसुलिन। कौन एक्टिवेट करता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को? इंसुलिन। क्या कभी आपने सुना है कि इंसुलिन के एडवर्स इफेक्ट में एक एडवर्स इफेक्ट ये था कि ये वेट गेन कराती है और फैट की डिपोजिशन करवाती है? यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। बिल्कुल सर। तो कैसे कराती यस है? सर। लाइपोप्रोटीन ग्रोथ लाइपेज को एक्टिवेट करती है और ट्राइग्लिसराइड को डंप करना शुरू कर देती है, लाइक इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट अवर हेयर। यस सर। अब कालो मैकरान कहता है यार तू बहुत अच्छा है फैट टिश्यू, और ये फैट टिश्यू मासूम आदमी है, इसको ठगू लग गया, इसको पता नहीं है कि ये जो ट्राइग्लिसराइड मुझे मिल गया है, इसको अब तोड़ने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे पता नहीं कितनी देर जो है मुशक्कत करनी पड़ेगी। और जिस चीज ने हेल्प किया वो थी लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिसको एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी में हार्मोन है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इज इट क्रिस्टल क्लियर सो फार? यहां तक समझ आ रही है स्टोरी? यस सर। यस सर। इसमें अभी भी अगर हम बात करें तो इसमें एक ट्रायंगल मौजूद था, और अगर आपको याद हो, जिसका नाम B48 था, और एक इसमें डब्बा मौजूद था और उस डब्बे का नाम एपोई था। इसका नाम क्या था? एपोई था। ऐसे ही मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, ड्यू टू सम रीजंस हमारी बॉडी के अंदर अगर एपोसी2 ना हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर एपोसी2 ना हो मेरे शहजादों, तो क्या ये ट्राइग्लिसराइड फैट टिश्यू के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो पाएंगे? यस और नो? नो सर। नो। नो तो सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर एपोसी2 ना हो तो ट्राइग्लिसराइड के लेवल ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा हो जाएंगे? यस और नो? यस सर। बिल्कुल सर। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। चलें, या अगर मैं ये कहूं कि ये जो LPL है, ये जो LPL है, लिपोप्रोटीन लाइपेज है, अगर मैं ये कहूं कि लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफेक्टिव है, तो क्या तब भी ये एपोसी2 अपने आप को डंप कर पाएगा? नो। नो सर। नहीं कर पाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल हाई होंगे ब्लड में, सर नो? तो पता ये चला कि सर जी अगर एपो B48 नहीं है ना, तो फिर तो सबसे पहले इंटेस्टाइन से ही, सबसे पहले सर जी इंटेस्टाइन से ही रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, तो वी विल रिजल्ट इन स्टीटोरिया होगा, फैटी स्टूल्स होंगे, लॉस ऑफ प्रोटीन, लॉस ऑफ लिपिड्स होगा, लॉस ऑफ फैट सोलुबल विटामिन्स होंगे, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट एंड वी विल हैव डिक्रीज विटामिन ई लेवल्स, वी विल हैव स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की डीमाइलिनेशन होने लग जाएगी, माइलिनेशन ही नहीं हो पाएगी, और स्टीटोरिया होगा, फैटी स्टूल्स होंगे, पेशेंट में वीकनेस होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। यस, ये लाइपोप्रोटीन क्या करते हैं, ये क्लीव करके ट्राइग्लिसराइड से यहाँ पर फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड से क्या करता है आगे, फैटी एसिड्स को अकोमोलेट करता है। यहाँ पर क्या करता है ये, फैटी एसिड्स को अकोमोलेट करता है एडिपोसाइट्स में। चलें, अब एपोई है, आखिर इसका भी तो कोई काम होगा कि नहीं? क्या कहते हो? हैं? एपोई बिल्कुल का भी तो सर। कोई काम होगा। अब चूंकि ये जगह जगह घूम फिर रहा था, तो घूमते घूमते क्या हुआ कि आखिर में ये लिवर के पास आया। जब लिवर के पास आया तो ये रो रहा था। लिवर ने कहा यार तू क्यों रो रहा है भाई, क्या हो गया? कहते यार इतना ज्यादा बोझ है मेरे कंधों पे, कोई इस दुनिया में मेरा हाथ बटाने वाला नहीं है। कहते क्यों, फैटी टिश्यू ने तुम्हारी हेल्प नहीं की? उसने कहा की तो है यार, उसके पास जितनी गुंजाइश हो सकती थी उतनी गुंजाइश पे उसने काम तो किया है, लेकिन मेरे पास बोझ इतना ज्यादा है कि कोई और हेल्प नहीं कर रहा। वो कहता है कोड लाए हो? कहता है जी जी, HDL ने कुछ दिया था। इसने दिया था, क्या दिया था HDL ने? एपोई। आप लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क लेते हैं, जिनकी अपनी नैया डूबी होती है लेकिन दूसरों को बचाने
चले जाते हैं। लिवर बेचारा भी उन्हीं में से एक है, पता है, वो सोचता नहीं है, वो कहते हैं खैर यार चलो इसको फिलहाल धंधे लगाता हूँ, इसको फिलहाल धंधे लगाता हूँ। तो अब ये जो काइलोमाइक्रोन में, क्या ये बात कह सकता हूँ कि इसको मैं काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ तो ये दे आया है ना, कुछ तो ये यस फैट सर। टिश्यू को दे आया है, तो पीछे थोड़ा सा बच गया है, तो इसको मैं रेमिनेंट कह सकता हूँ इसका, यस और नो, यस कह सर। सकता हूँ इसका। तो इस रेमिनेंट की अपटेक कौन करेगा, या ई फॉर ईट अप अगर मैं कहूँ, तो इसको ईट अप कौन कर रहा है, लिवर। तो लिवर क्या करेगा, अब लिवर ने ये ट्राइग्लिसराइड या ये काइलोमाइक्रोन जो है, या ये जो भी हमारे पास कोलेस्ट्रोल था, वो ले लिया उसने, यस और नो एवरीबॉडी। तो स्टोरी की समझ आ गई। जो बर्गर हमने खाया था, वो बर्गर सबसे पहले इंटेस्टाइन से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, मिसलीज बनी, वहां से काइलोमाइक्रोन बने, और काइलोमाइक्रोन बनने के लिए B48 का लगना जरूरी था। B48 क्या करता है, वो जीआई ट्रैक से लिम्फेटिक्स में, लिम्फेटिक से फिर सबक्लेवियन वेन में, और सबक्लेवियन वेन से थोरेसिक डक्ट में, फिर वहां थोरेसिक डक्ट से सबक्लेवियन वेन में, सबक्लेवियन वेन से हार्ट, और हार्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपको इसका समझ आ गया ना कि ट्राइग्लिसराइड पहले लिम्फ के पास जाते हैं, पहले किसके पास जा रहे हैं, यहाँ से लिम्फ के पास जा रहे हैं, और लिम्फ से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज तो ब्लड है ना हमारा, मेन चीज तो हमने उसका लेना देना है। अब देखें, जब ये ब्लड के अंदर चले गए, तो ब्लड के अंदर HDL ने क्या किया था, HDL ने ApoC2 और ApoE दिया था, और ApoC2 ने क्या किया कि फैट टिश्यू के हवाले कर दिया, कुछ लिपिड्स, और कुछ जो है ई रेमिनेंट जो है वो लिवर के पास चले गए, यस सर नो, यहाँ तक आपको समझ आई एवरीबॉडी। यस यस सर। सर। चल, तो यहाँ इस डायग्राम में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलें, ये देखते हैं, अब लाइपोप्रोटीन ने फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया है उसको, ठीक है। चलें, अब क्या हुआ, अब ये जो काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट्स रह गए थे, इन रेमिनेंट्स के पास एपोई था, एपोई लेकर के लिवर के पास गए, लिवर ने कहा चलो मुझे दे दो यार, मैं इनसे अपना निजाम चलाऊंगा। लिवर क्या करता है इनसे, लिवर इनसे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, लिवर इनसे डिफरेंट किस्म के जो कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस होती है, वो सारी चीजें लिवर अपने काम जो है वो निपटाना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर लिवर भी कितना एक उसको खत्म करेगा, कुछ तो ऐसा, जब इसके अपने इस्तेमाल से बाहर हो जाएंगे लिपिड्स या फैट्स, तो अब ये कहेगा कि यार इन ट्राइग्लिसराइड्स के साथ कुछ करो भाई, इनको थोड़ा डंप करो, यस और नो, फिर लिवर भी उनको डंप करेगा। अब लिवर जब जब लिवर से कोई ट्राइग्लिसराइड निकलते हैं बाहर, या लिवर से जब कोलेस्ट्रॉल निकलता है बाहर, या लिवर से जब लिपिड निकलता है बाहर, तो उसके साथ लिवर एक टैग लगा करके भेजता है, और उस टैग को मैं स्टार बनाऊंगा, उस टैग को मैं स्टार बनाऊंगा, उस स्टार का नाम क्या है जनाब, उसका है एपो B100। तो चलें, अगर एपो B100 ना हो तो क्या होगा देखते हैं, एपो B100। अब जब एपो B100 निकल रहा है लिवर से, उसको हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको हम क्या कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लगा हुआ क्या है इसके साथ में, एपो ई लगा हुआ है, ठीक है जी। अब ये लिवर से निकल रहा है आगे, मेरे ख्याल में साथ में अपनी कहानी भी चलती रहे यहाँ पे, तो ठीक रहेगा कि लिवर किस तरीके से इनको निकाल रहा है। तो अब हमें इतना पता चला था कहानी में कि अभी तक सारी चीजें हमारे पास आ चुकी थी इनसाइड द लिवर, और लिवर ने अब डंप करना शुरू किया है, और लिवर ने जब सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को निकाला है या ट्राइग्लिसराइड को निकाला है, तो उसने उस ट्राइग्लिसराइड के साथ अपना टैग दिया है, उस टैग को मैंने स्टार से डिनोट किया था, एपो B100, एपो B100। जो ही इसको देखता है HDL, तो HDL कहता है चलो नया मुर्गा मिल गया, क्योंकि HDL भी तो बहुत सी चीजें अपने साथ लेके घूम रहे हैं ना गरीब इंसान, यस सर नो। HDL कहता है नया मुर्गा मिल गया, तो ये इसको भी चिपका देता है, एक सर्कल और एक डब्बा। अब मुझे बताओ सर्कल क्या था, C2। सर्कल C था ना, C फॉर सर्कल, C फॉर, यस और सर। और इसको डब्बे को ई देखो, ई की तरह नहीं लग रहा डब्बा आपको, ये देखिए। सर 48 भी साथ ही होगा। अब जब ये लिवर से निकल रहा है ना, अब जब ये लिवर से निकल रहा है ना बेटा, तो 48 से छुटकारा हासिल कर चुका हूं मैं। अब ये 48 से छुटकारा, क्योंकि लिवर ने उसको कंज्यूम किया है,
48 वाले को कायलोमाइक्रॉन से। एपो C2 लगा दिया लिवर ने, क्या दिया HDL ने, क्या दिया इसको जनाब? HDL ने दो चीजें दी, एक एपो C2 दिया और एक एपो E दिया। अब कैसे पता चला कि ये कायलोमाइक्रॉन इंटेस्टाइन से नहीं आया, ये लिवर से आया है? क्योंकि इंटेस्टाइन से आने वाले के साथ में B48 होता है और लिवर से आने वाले के साथ एपो B100 होता है, इसलिए इसका नाम क्या था? कायलोमाइक्रॉन नहीं है, इसका नाम है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहां तक समझ आ रही है आप लोगों को एवरीबडी? Yes, Yes, sir. sir. अब मेरे ख्याल में मुझे मजीद अगर मैं आधे से ज्यादा बताऊं तो आधे से ज्यादा तो आप लोगों को आता है, क्योंकि आप लोग बहुत लाइक और बहुत ज़हीन हैं। अगर ये ट्राइग्लिसराइड आगे आएगा और अपने बॉडी के ऊपर जो इसने एक्सप्रेस किया हुआ है ApoC2 वो दिखाएगा एडिपोज टिश्यू को, तो मेरे ख्याल में तो फैट सेल इसको वेलकम करेंगे। यस और नो के ले आओ Yes, इसको sir. भी। यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पता चला VLDL क्यों बुरा होता है, क्योंकि ये मजीद फैट सेल के अंदर डिपॉजिट कराता है। तो ये आकर के किधर इसके साथ अटैचमेंट करता है? ये अटैच करता है विद दी, ये किसके साथ अटैच करता है? विद दी फैट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, जिसके ऊपर इंसुलिन एक्ट करता है, और ये बचे हुए VLDL से भी कुछ ना कुछ फैट टिश्यू ले लेता है, ले लेता है एडिपोसाइट्स में। यहां तक समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. सर। Yes, sir. बिल्कुल। अब दो चीजें और लगी हुई हैं इसके साथ में, एक इसके साथ एपो B100 लगा हुआ है और एक इसके साथ एपो E लगा हुआ है। यस और नो? अब आप इतने सियाने देखें, आप कह रहे हैं कि सर जी एपो E मुझे लगता है कि एंड पे मुड़ तोड़ के लिवर के पास ही आएगा कुछ ना कुछ। यस और नो? है ना? अब क्या होगा बिल्कुल। कि अब जब ये वापस आएगा लिवर के पास तो लिवर कहेगा हाँ भाई काम कर रहे हो? तो कहेंगे जी सर काम कर रहे हैं। तो कहेगा अच्छा फिर भी फैट बच गया? कहेगा हाँ। तो मैंने आपको क्या कहा था, लिवर बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, वो कहता है चलो यार मैं ही इसको वसूल कर लेता हूँ, मैं ही इसको वसूल कर लेता हूँ। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमारे पास एक सेकंड नीचे आते हैं, ये देखें VLDL था, VLDL ने एडिपोसाइट्स को जा करके कुछ हमारे फैट दिया, पीछे क्या बच गया? अब जब इसने दे दिया कुछ फैट तो उसके बाद जो लिपोप्रोटीन बचा है उसको हम कह रहे हैं IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहले हमारे पास कौन सा था? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला आ करके दोबारा से बाइंड करता है विद द ApoE, और अब हेपेटिक लाइपेज इसको ब्रेक डाउन करके अब जो मजीद वो ब्रेक डाउन करके बाहर निकालेंगे दैट इज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन फिर पेरिफेरल सेल्स में जाकर के डिपॉजिट होती है थ्रू LDL रिसेप्टर्स, और इस तरीके से उनकी अपटेक होने लग जाती है, और ये सारे का सारा सिनेरियो कंप्लीट होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म का हमारे पास। कि ट्राइग्लिसराइड से जब VLDL ने इधर थोड़ा फैट दे दिया तो उसके बाद जो हमारे पास बच गया, अब क्या क्या बचा है इसके ऊपर? अब ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक स्टार बचा है यानी कि B100 बचा है, और साथ में हमारे पास बचा है ApoE, और इसको हम क्या कहते हैं? ApoE, और इसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये ApoE दोबारा से लिवर के साथ अटैच होगा, लिवर इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर लिवर इसको रिलीज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ LDL. LDL, low density lipoprotein. This low density lipoprotein is then accepted by all peripheral tissues like endothelial cell, like सारे। तो फिर पता है ना थीरोसिक्लोसिस होती है, बाकी सारी चीजें होती हैं इसमें। यस और नो? Yes. समझ Yes. सर्कल की समझ आई बेटा? या किसी बंदे को समझ ना आई हो तो मुझे एक बात बताओ यहाँ तक। समझ आएगा। हर एक डॉट एक एक पॉइंट क्लियर है इसका? अगर ये क्लियर नहीं होगा Yes, तो आगे sir. अगर हम चाहते हम सीधा पढ़ सकते थे, लेकिन सीधा पढ़ने का फायदा नहीं है क्योंकि समझ का कहीं नहीं है। ठीक है, तो अब चलें मैं अगर आपसे पूछूं ऐसे ही कि यार क्या समझ आया, तो आप कहेंगे सर एक बात समझ आई है, और वो ये है
और सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, वैसे ये यहीं पे होना चाहिए। एक आखिरी छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारी स्टोरी समझ आई है लेकिन मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो, लेकिन आप बोले नहीं हो क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आप कंफ्यूज हुए हो। ट्राइग्लिसराइड की सारी स्टोरी समझ आ गई कि ट्राइग्लिसराइड जब लिवर से निकले थे तो तीन चीजें थी इनके पास। एक था एपो बी 100, एक था एपो ई इसके पास, ई और एक था एपो C2। ऐसा ही है ना? सर ऐसा है कि नहीं है एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। एपो C2 एडिपोसाइड के पास जा रहा था, एपो ई वापस लिवर के पास लेकर के आ रहा था, एपो C2 एडिपोसाइड के पास लेकर के जा रहा था, एपो E2 लिवर के पास ला रहा था, पीछे बच गया था एपो B100 जो कि हमारा स्टार है। तो ये स्टार क्या करता है? दिस एग्जैक्टली इज LDL। एपो B100 जाकर के बाइंड करता है LDL रिसेप्टर के साथ। मैंने कहा था कि आपको सही क्रिस्टल क्लियर समझ आए। अब सही, अब एग्जैक्ट समझ आइए आपको कि एलडीएल रिसेप्टर पे पेरिफेरल टिश्यू यस पे कौन बाइंड करता है? एपो B100। एपो B100 ठीक एपो B100 इज दैट 100 क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? यस सर नो? यस सर एक एक चीज यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर सर ये जी सर ये कोलेस्ट्रॉल का काम सर लिवर के बाद ही स्टार्ट होगा, मतलब कि इंटेस्टाइन से कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा ये उधर से कोलेस्ट्रॉल सिर्फ? है, नहीं ये सर, कोलेस्ट्रॉल सर इंटेस्टाइन से सिर्फ ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में सिर्फ आएगा। ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल है बेटा, HDL भी कोलेस्ट्रॉल है, LDL भी कोलेस्ट्रॉल है, काइलोमाइक्रोन भी कोलेस्ट्रॉल है, VLDL भी कोलेस्ट्रॉल है, फ्री फैटी एसिड्स भी कोलेस्ट्रॉल है। तो डिफरेंट इसकी फॉर्म्स है ना, ये तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। समझ फिर आइए आपको? स्पेसिफिक क्यों लिखते हैं सर कि ट्राइग्लिसराइड इंटेस्टाइन से आएगा और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसफर कर रहे हैं, काइलोमैक्रोन ट्राइग्लिसराइड की कर रहे हैं? असल में ये डिफरेंट, असल में मेन चीज क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे पास फैट कंपोनेंट है, या कोलेस्ट्रॉल को यूं कह लो आपके लिपिड कह लो। कोलेस्ट्रॉल को क्या कह लो आप? लिपिड कह लो। ठीक हो गया? कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली एक लिपिड है। अब ये लिपिड अकेले तो घूम नहीं सकता, ये अकेले तो घूम नहीं सकता, ये किसकी शक्ल में घूमेगा? लाइपोप्रोटीन की शक्ल में घूमेगा। जो भी लाइपोप्रोटीन इसके साथ लगा होगा वो इसका नाम बन जाएगा। जैसा कि काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन में कोलेस्ट्रॉल प्लस क्या होगा? अब काइलोमाइक्रोन क्या है मैं आपको बताऊं। काइलोमाइक्रोन क्या है? काइलोमाइक्रोन आर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस फ्री फैटी एसिड, और ये तीनों इकट्ठे हुए हैं, इनके ऊपर B48 लगा हुआ है। आगे चलते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड है, लेकिन सिर्फ ट्राइग्लिसराइड नहीं है, प्लस कोलेस्ट्रॉल भी है इसके साथ में। ठीक है, यानी कि लिपिड इटसेल्फ भी है, और अलोंग विद दैट अब ट्राइग्लिसराइड इटसेल्फ क्या है? तीन फैटी एसिड हैं जो कि अल्कोहल यानी कि ग्लाइसोल कंपाउंड के साथ लगे हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? वो सिर्फ एक लिपिड है, वो सिर्फ एक लिपिड है। और वो लिपिड क्या करता है? वो लिपिड आगे डिफरेंट फॉर्म में यानी कि लिपोप्रोटीन की फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। समझ आई बेटा आपको? ओके सर। सर जब कहते हैं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 हमारे पास फैटी लिवर डिजीज आती है तो उसमें इनमें से कौन से होता है? नहीं, वो तो लिवर की डिपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लिवर के अंदर कितना डिपॉजिट हो रहा है, इसी पे नहीं होता। वो तो LDL और VLDL जो है वो लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। LDL सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। अब आगे मेन जो चीज मैंने सारा पढ़ाया है वो किस चीज के लिए पढ़ाया है आपको पता है? टू टॉक अबाउट फेमिलियल डिसलिपिडीमियास। किसके बारे में पढ़ना है हमने? फेमिलियल डिसलिपिडीमियास। एंड फेमिलियल डिसलिपिडीमियास क्या होते हैं? एनीबॉडी व्हाट आर फेमिलियल डिसलिपिडीमियास? कोई तो डेफिनेशन होगी इनकी कि नहीं? लिपिड मेटाबॉलिज्म इशू जेनेटिक है। कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन हो जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई मसला क्रिएट करे, उसको हम डिसलिपिडीमिया कह सर रहे हैं। लिपिड ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं का यस, डिसफंक्शन? लिपिड ट्रांसपोर्ट में अगर कोई मसला हो तो उसको हम कहते हैं। चलें जी,
डिसलिपिडीमिया, इनको फेमिलियल डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फेमिलियल डिसलिपिडीमिया। अगर आप इसको देखेंगे ना, इसकी डेफिनेशन को, तो इंतहाई खतरनाक सी इसकी जो है वो चार्ट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से याद कराऊंगा। मुझे खुद भी ये यूएसएमएलई में टॉपिक बहुत तंग करता था, फिर मैंने एक जगह से इसको पढ़ा था और तब से आज तक मुझे एग्जैक्टली याद है कि हाउ शुड वी लर्न दिस टॉपिक। तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टाइप 1, आसानी क्या है कि टाइप इसकी 1 2 की तरह है। टाइप 2, फिर 2 में 2A भी है, टाइप 2B भी है, फिर टाइप 3 भी है, फिर टाइप 4 भी है। तो 4 मेजर टाइप्स हैं इसकी, यानी कि 5 हो गई वैसे तो, लेकिन 4 होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 2 की फिर आगे 2 हैं, 2A 2B। ठीक है। अच्छा, एक लाइन याद करनी पड़ेगी आप लोगों को मेरे साथ में। ठीक है, एक निमोनिक है, आपने याद करना है। इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना बोरिंग ये टॉपिक है ना, उससे तो ये अच्छा निमोनिक ही है। आपने याद करना है 1LP। आप अभी नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ सुनना है। 1LP, फिर से सबर करते हैं, निमोनिक है तो अच्छे बाइज्जत तरीके से इसको लिखते हैं। 1LP 2LD B adds V, B adds V, 3 is E। 3 को उल्टा को तो E की तरह लगता है ना। 3 is E, 4 gets more। तो चलें अब पढ़ें सारे। सबसे पहले आता है हमारे पास 1LP 2LD B adds V, 3 is E, 4 gets more। इसको चाहे 50 दफा भी पढ़ना पड़े, इसको पढ़ना है आपने और इसको रट लेना है आपने। सवाल पैदा नहीं होता कि आपके सवाल सही ना करवाए एक आध, अगर आए तो इनमें से दो। यूएसएमएलई में तो इसने बहुत मुझे हेल्प किया था। फिर से 1LP 2LD B adds V, 3 is E, 4 gets more। इसमें याद क्या करना है? 1LP से शुरू हो रहा है, 3 तो वैसे ही उल्टा है, तो 3 is E, ये राइम। 1LP 2LD B adds V, 3 is E, 4 gets more। ठीक है। अब ये सर जी, ये जो कुछ भी बताया है, इसको कुछ थोड़ा आसान भी कर दे हमारे लिए कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल करना चाहिए, अभी करते हैं इसको आसान आपके लिए। 1LP LP, एनीबडी? 1LP कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, कुछ LPL से रिलेटेड कुछ पढ़ा है हमने, LP से रिलेटेड कुछ चीज पढ़ी है लिपोप्रोटीन हमने? लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज। ऐसा नहीं लग रहा कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू लाइपोप्रोटीन लाइपेज? 1LP, यस और नो? लाइपोप्रोटीन यस लाइपेज सर। की डेफिशिएंसी होती है इसमें। अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होती है तो फैट टिश्यू एडिपोसाइट कोलेस्ट्रॉल को ले नहीं पाएंगे, तो ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन ब्लड में ज्यादा हो जाएंगे। और क्या मैं कह सकता हूं कि टाइप 1 डिसलिपिडीमिया के अंदर ट्राइग्लिसराइड हाई अमाउंट में होते हैं? यस, यस इट सर। मेक्स सेंस, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। 2LD, इज देयर समथिंग रिलेटेड टू LD जो हमने पढ़ा है? एनीबॉडी? कुछ LD से रिलेटेड पढ़ा है हमने? LDL। LDL, receptor। LDL रिसेप्टर डेफिशिएंसी, वेरी गुड। LDL रिसेप्टर डेफिशिएंसी। अगर LDL रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है तो LDL पेरिफेरल टिश्यू एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। देखे ना, LDL रिसेप्टर क्या करवा रहा था? पेरिफेरल टिश्यू पे इसकी एब्जॉर्प्शन करवा रहा था। अगर यस सर। LDL रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है तो अब रिसेप्टर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और LDL अकोमुलेट होने लगेगा ब्लड में। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर, LDL ब्लड में ज्यादा होगा। LDL ब्लड में ज्यादा होगा। विल यू सी, अगर LDL ब्लड में ज्यादा है तो विल यू बी एबल टू सी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू LDL? लाइक मुझे बताएं, एथेरोस्क्लेरोसिस में सबसे ज्यादा कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? एनीबॉडी? हाँ जी, LDL। LDL। LDL इन्वॉल्व होता है। ज़ैंथोमास में
जिंथोमस में सबसे ज्यादा कौन होता है? एलडीएल। तो क्या मैं ये एलडीएल। बात कह सकता हूँ कि टाइप 1 के अंदर काइलोमाइक्रोन एलिवेट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड एलिवेट करता है, और टाइप 2 में ब्लड में एलडीएल के लेवल एलिवेट करने लग जाते हैं, ऐसा ना एवरीबॉडी? यस सर। है ऐसा कि नहीं? जी। अच्छा बिल्कुल सॉरी, सर। मैंने आपके साथ हर एक के साथ आप कोलेस्ट्रॉल लिखोगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लिपिड है बेटा, जो किसी भी चीज के साथ कंजुगेट कर रहा है। बस ये याद रखना है आपने। कोलेस्ट्रॉल अकेले ऐसे ही हवा में नहीं घूम सकते, इसको वीजा चाहिए घूमने के लिए। बी एड्स वी, एलडीएल के साथ वी ना ऐड कर दें, क्या कहते हो? वी एलडीएल। VLDL सर। वी एलडीएल कितना आसान है कि इसमें सर जी एलडीएल भी ज्यादा होते हैं। अब चूंकि टू टू है तो एलडीएल रिसेप्टर का मसला तो है ही है, तो इसमें दो मसाइल हैं। एक एलडीएल ज्यादा होगा, वो तो होगा ही होगा, साथ में वीएलडीएल ज्यादा होगा, साथ में वीएलडीएल ज्यादा होगा। प्लीज 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 मुझे खुश कर दो और मुझे बता दो कि टाइप 2 में कौन से एपोप्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, एपोप्रोटीन की, प्लीज। B100। B100 की। 100। एपोलिपोप्रोटीन B1 100 100 की, प्लीज पहले में बताओ, पहले में किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? एनीबडी? 48 की C2। सर। C2 की। 48 की। सी ओ C2। C2। C2 की। ओए 48 के लग, तो 48 तो स्मॉल इंटेस्टाइन C2। से ही एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा था, ये तो एडिपोसाइड में जी नहीं जी जाने सर, दे रहा। C2। ये पीछे आपको क्या लगा कि आपका सर इतना वेला था कि ये वाली कहानी में ही सुनाता रहे सर आपको? मेन चीज तो मैंने ये पढ़ानी है, ये जो नीचे है बेटा, ये पीछे तो फाउंडेशन सेट कर रहा था आप लोगों की में। एपो C2, ठीक है, चलें। VLDL 3 is E. Is there anything related to E? Anybody? ApoE। एपोई, वेरी E। गुड। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें एपोई का मसला है? और अगर एपोई का मसला है तो काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट्स लिवर उठा नहीं पाएगा, यस और नो? यस और सर। बीएलडीएल को भी यस बाद सर। में उठा नहीं पाएगा, यानी कि आईडीएल वगैरह को उठा नहीं पाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टाइप 3 में काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट्स एलिवेट कर जाएंगे, यस और नो? सारी, अब आपको पता चला। जैसे स्पेशल 26 में नहीं कहता कि साहब जी हमें तो लगता है कि असल काम तो वही कर रहे हैं, यानी कि सारा काम तो ये पीछे वाली स्लाइड्स कर रही हैं, यस और नो? ये तो बीमारियां वैसे ही हो जी गई सर। हैं। तो इसमें काइलोमाइक्रोन और वीएलडीएल जो हैं उसके लेवल इंक्रीज कर जाते हैं। आखिर आखिर में 4 गेट्स मोर। तो 4 में क्या होता है पता है? जितना कचरा बच जाता है ना कोलेस्ट्रॉल का बॉडी के अंदर, वो उस टाइप 4 के अंदर एलिवेट करता है। और इस कचरे के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा? इसमें VLDL भी आता है, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी आते हैं, इसमें ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। अलग समझ आई? फिर से मेरे हमने एक क्विक रिवीजन होनी चाहिए इसकी, यस और नो एवरीबॉडी है? तो बिल्कुल हमने सर। क्या यस पढ़ा? सर। हमने पढ़ा, एक लाइन पढ़ी हमने, आप लोग सुनाओगे वो लाइन प्लीज। क्या लाइन पढ़ी हमने? कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसलिपिडीमियाज, ऑफ फैमिलियल डिसलिपिडीमियाज। उसमें क्या क्या पढ़ा हमने? पहला हमने पढ़ा टाइप, देयर इज टाइप 1, देन 2A, देन 2B, देन 3, देन 4। तो निमोनिक बताओ मुझे, क्या निमोनिक था? 1LP, 1LP, 2LD, 2LD, BSG, BHV, 3SE and 4 3 gets is 4 gets E। more। वेरी गुड। ये आपने ना बेटा आज ये नगमा अपने तमाम छोटे बहन भाइयों को सबको सुनाना है। 1LP, 2LD, P add B adds V, 3 V। is E। देखो ना, 3 को उल्टा करो तो E की तरह नहीं लग रहा। 3 is E यस सर। and 4 adds more। गेट्स। जैसे पेप्सी के एड में वो कहता है कि दिल मांगे मोर, 4 adds more। तो अब L मोर। 1 में क्या मसला है? इसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होती है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होती है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज इफेक्टिव इन द इंटरेक्शन ऑफ एपोसी2 विद एडिपोसाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब या तो एपोसी2 का मसला है या लाइपोप्रोटीन लाइपेज का मसला है। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज का एपोसी2 का मसला होगा तो ट्राइग्लिसराइड्स अकोमुलेट करने लगेंगे ब्लड में। क्लियर सो फार? और साथ में यस सर। यस। यस सर। काइलोमाइक्रोन्स भी करेंगे। चलें। 2LD, इसमें LDL रिसेप्टर का मसला है।
जब एलडीएल रिसेप्टर का मसला होगा तो पेरिफेरल सेल्स अपटेक नहीं कर पाएंगे। पेरिफेरल सेल्स के अपटेक करते टाइम कौन से एपोप्रोटीन इफेक्टिव थे जनाब? एपो बी 100। 100, एपो बी 100। तो ये नहीं होगा तो यानी कि 100 पेरिफेरी में क्या चीज ज्यादा हो जाएगी? एलडीएल ज्यादा हो जाएगा। अगर एलडीएल एलडीएल। ज्यादा हो जाएगा तो रैपिड एथेरोस्क्लेरोसिस, LDL, अर्ली yes sir. एज में एमआई, ज़ैंथोमा, एक्यूलीज टेंडन्स एटसेट्रा। बी एड्स वी यानी कि एलडीएल का मसला तो है ही है सर जी, एलडीएल के साथ में बी एलडीएल का भी मसला है। बाकी मसाइल सेम होंगे इसमें, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का मसला होगा, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस का मसला होगा, एमआई का मसला होगा। देखें जहां बेटा जी ट्राइग्लिसराइड्स का नाम आएगा ना, तो हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स कैन रिजल्ट इन pancreatitis, can result in pancreatitis, and high results of LDL can result in xanthomas। क्या बना सकते हैं ये? xanthomas बना सकते हैं। एक्यूलीज टेंडन पे xanthoma बना सकते हैं, कॉर्नियल xanthomas बना सकते हैं ये हमारे पास। उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? इट कैन रिजल्ट इन दी एथेरोस्क्लेरोसिस, रैपिड एथेरोस्क्लेरोसिस करवा सकते हैं, जिसकी वजह से एमआई हो सकता है। तो जिसमें जो जो बढ़ रहा है उस हिसाब से वो डिजीज आपने लगा देनी है। जैसा कि पहले वाले में क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं, पेंक्रियाटाइटिस या एमआई? पैंक्रियाटाइटिस। और दूसरे वाले में? Pancreatitis. दूसरे MI. वाले में एम एमआई आई और ज़ेंथोमा। ज़ैंथोमास और एमआई। एमआई और ज़ैंथोमा। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। चलें। ई थ्री इज ई डिफेक्टिव प्रोटीन का नाम बताओ प्लीज। एपो ई। एफओई एपोप्रोटीन ApoE. ई। Yes sir. एपोप्रोटीन ई, इसका मतलब क्या है कि ये अटैच नहीं हो पाता, लिवर इसको ले नहीं पाता। जब लिवर ले नहीं पाएगा तो ब्लड में क्या चीजें कम करेंगे? काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट रह जाएंगे। यस और नो? यस रियल सर। रियल और साथ में वीएलडीएल भी हाई होगा इसमें। अब वीएलडीएल हाई होने की वजह से ज़ैंथोमास बनेंगे, क्योंकि इसमें वीएलडीएल आ गया ना। जब वीएलडीएल या एलडीएल होंगे तो ज़ैंथोमास बनेंगे। क्या नहीं, बनेंगे? पैंक्रेटाइटिस क्या बशीज़ादे? में फिर ज़ैंथोमस बनेंगे या पैंक्रेटाइटिस? पैंक्रेटाइटिस यहाँ होगा 4 एड्स मोर में, जहाँ पर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? यहाँ पर क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन ज़ैंथोमास तो बनेंगे ही बनेंगे, पैंक्रेटाइटिस होगा। तो फर्स्ट एड पे चलते हैं। चलना चाहिए। ये रहा आपके पास फेमिलियल डिस्लिपिडीमिया टाइप 1 हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। देखो कितना औखा है यहाँ पे, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी है या एपोसी2 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से काइलोमाइक्रोन और ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज करेंगे और पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बाकी देखो इसमें लिखा है ये ज़ैंथोमा शंथोमा और जो है बाकी सारी चीजें, लेकिन दे डू नॉट रिजल्ट इन डायरेक्टली। आपने मेन चीज को याद रखना है। एपो 2 टाइप 2 क्या था? एल डी 2LD 1LP 2LD में फिर 2A था सिंपल एलडीएल की, और 2B था जिसमें बी एड वी होता था। तो इसमें एलडीएल रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होती है या एपो बी 100 की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से एक में यानी कि ए में सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है और 2B में हमारे पास एलडीएल और वीएलडीएल हाई है। इट विल रिजल्ट इन accelerated atherosclerosis and MI before the age of 20, tendons, xanthomas, etc. फिर टाइप 3 डिसलिपिडीमिया, जिसमें एपो बी था हमारे पास, एपो ई था, 3 इज ई। अगर इसको देखो तो 3 इज ई, 3 को उल्टा करके लिखो तो 3 इज ई बन जाता है, ठीक है। अगर हम इसको यूं करके देखेंगे तो 3 इज ई लग रहा है, ठीक है ना। अगर उल्टा करके देखेंगे तो इसमें काइलोमाइक्रोन और वीएलडीएल हाई होते हैं ज्यादातर। ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं, ज्यादातर ये होते हैं, जिसकी वजह से देख रहे प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है और ज़ैंथोमास बनते हैं। तो जो बात कर रहा था अली, आप कह रहे थे इसमें पेंक्रियाटाइटिस नहीं होता 3 में, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस ज़ैंथोमास हो सकता है। बट हमने मेजर चीज को देखना है जो हमारे सवाल में आ सकती है। टाइप 4 में हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, यानी कि इसमें हर वो चीज आ जाती है जो बच जाती है, जैसे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड। इसमें एमआई के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, इसमें पेंक्रियाटाइटिस के चांसेस होते हैं, और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। क्या इसमें कोई एक पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को समझ नहीं आया अभी तक? एनीबॉडी? ये बता दूं, आप अगर फेमिलियल नहीं से डिस्लिपिडीमिया को समझ आया। समझना
डिसलिपिडीमिया को समझना चाहते हैं ना बेटा, तो ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म को समझना जरूरी है। और कोलेस्ट्रॉल का पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल है क्या, इट इज जस्ट अ लिपिड, नथिंग एल्स, ठीक है। और एपोप्रोटीन का रोल पता होना चाहिए कि एपोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचडीएल को देखो, इन सब में अगर कोई सेल्फलेस आदमी है तो वो तो एचडीएल है। एचडीएल तो मदद ही करता रहे, रास्ता दिखाता रहे ना लोगों को, ये सर नो, किसी को किधर भी जाना है, किधर जाना है, किसने दिखाया, यस सर। इसने, एचडीएल ने दिखाया। इसीलिए कहते हैं एचडीएल इज बिल्कुल अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ताकि ये बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को निकालने में काम आता है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, वो सवाल ये है, एपो B48 एक ही बचे ना अभी तक, बाकी सब के बारे में तो हम बात कर चुके हुए हैं। एपो B100 के बारे में बात हो चुकी है, C2 के बारे में बात हो चुकी है, ई के बारे में बात हो, B48 रह गया। एक डिजीज है, आपने सुनी होगी शायद, इसका सवाल, ये वैसे सवाल आए हैं पास पेपर एनएलई में, नहीं आए हुए बेटा इनसे कोई? सर आए हैं, एपो B100 का आया था। एपो B100 का, हाँ, इंशाल्लाह। अब आपका कम से कम ये तो खैर यूएसएबली का भी कोई सवाल आपका आप गलत नहीं हो ना, इसके बाद तो कुछ बचा ही कोई नहीं है कि आपके सवाल गलत हो। इंशाल्लाह सवाल पैदा नहीं होता कि वो गलत हो। अगर ये आप ये सिर्फ ये डायग्राम देख करके चले जाते हो ना, तो भी इंशाल्लाह आपका वो गलत नहीं होना। सो अब ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया की तरफ हम आते हैं कि ए बीटा लिपोप्रोटीनिया प्रोटीनीमिया क्या है। ए बीटा एक लिपोप्रोटीनीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है बेटा जी। जी क्या हुआ? सर वो क्वेश्चन था कि सर ये पूरा नेम लिखते हैं या सिर्फ टाइप लिखेंगे, जिस तरह के टाइप 1 फेमिलियल डिसऑर्डर है या टाइप 2, या पूरा नेम लिखते होते हैं एमसीक्यूज में? अगर आप नाम भी देखेंगे ना, तो नाम भी बेसिकली उसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। देख लो जरा, पहले वाले में काइलोमाइक्रोन ज्यादा है, दूसरे वाले में कोलेस्ट्रॉल, चूंकि हम हमारी ले में टर्म में हम तो एलडीएल को ही कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को, यस और नो। और इसमें एपोई यानी कि इसमें डिफेक्टिव ही हमारे पास बीटा लिपोप्रोटीन है, एई, वो डिफेक्टिव है। और आखिर में ये वाला हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया है। कभी देखो, मैं ये अभी आप लोगों को मैं ये नहीं बता सकता कि क्या आ सकता है, शायद वो आपसे पूछे, लेकिन अगर वो सियाने हुए, जैसे यूएसएमएल में अगर वो आप देखो, तो दे माइट आस्क यू अबाउट द नेम, और दे माइट आस्क यू अबाउट द टाइप। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं। वेरी रेयर है कि वो आपसे आगे नाम मतलब इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा करके आप इस नाम को भी याद रख सकते हैं यहाँ से। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर नेम आ जाए तो ज़्यादा इजी नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि नेम से पता लग जाता है। अभी आपको ना एक ये मुहावरा आपने 4-5 दफा याद करना है ना, तो आप कहेंगे या अल्लाह नाम ना आए, बस टाइप आ जाए कोई ना कोई, ठीक है। ये इतना जबरदस्त मुहावरा है ना, ये आपने आपने अभी आपको जो अभी आप लेक्चर अभी आपको सिर्फ समझ आया है, एक दफा इसकी रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी आखिरी डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं हम। ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, यानी कि अगर नाम को हमें तोड़ूं तो वो ये कह रहा है कि बीटा लाइपोप्रोटीन इसमें नहीं होते बॉडी में, यही है इस नाम का मतलब, यस और नो। और बीटा यस लाइपोप्रोटीन हमारे पास, बीटा लाइपोप्रोटीन हमारे पास कौन कौन से हैं? एपो B48 एंड एपो B100। बी फॉर बीटा, बी फॉर बीटा, तो एपो B48 इसमें नहीं होते, या एपो 1B100 नहीं होते, एपो C2 और बाकी सारों को रहने दो। अगर B48 ही नहीं है, B48 ही नहीं है, तो क्या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो पाएगा? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। if नहीं। there is no एपो B48, तो काइलोमाइक्रोन ही नहीं बनेंगे। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगी, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगी। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो साइन एंड सिम्पटम्स बताओ, क्या स्टीटोरिया होगा? यस सर। यस बिल्कुल सर। सर। स्टिकी स्टोन। स्टिकी फाउल स्टूल, स्टोन। डिफिकल्ट टू फ्लश, फॉल स्मेलिंग स्टूल्स, यस और नो। क्या फैट मैल एब्जॉर्प्शन होगी? यस सर। डिक्रीज फैट सॉल्युबल क्या विटामिन। विटामिन बी, सॉरी सॉरी, क्या विटामिन ए, डी, ई, क्या इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी? यस और नो। यस सर। कौन कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स? ADE और A K। D ए E डी के। के, ADEK। ई और के, और बी और सी आर द वाटर सॉल्युबल, ठीक है। water तो soluble. इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, ए डी ई और के, इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी।
फिर इनके मतलब जो भी इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एनीबडी मुझे बताएं कि क्या इस पेशेंट के अंदर जब विटामिन ए नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा तो विजन का मसला है, विटामिन ई नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मसला है। यस और नो एवरीबडी है? यस तो सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो सकती है? यस। retinitis pigmentosa, yes, it can result in retinitis pigmentosa नाइट and ब्लाइंडनेस भी। it can result in Night blindness. demyelinating disorders हो सकते हैं विटामिन ई की वजह से, लाइक स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक का मसला, और ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो ये सारे आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। मुझे बताएं ना, क्या इस पेशेंट के अंदर काइलोमाइक्रोन बन सकते हैं? नो सर। नो। काइलोमाइक्रोन बनने के तो B48 का होना जरूरी था। क्या इस यस। पेशेंट जी के सर। अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बन सकते हैं? नो सर। लो, काइलोमाइक्रोन ही नहीं होंगे तो सर। नो, कोई नहीं काइलोमाइक्रोन होंगे। नहीं है। क्या VLDL बन सकते हैं? नो, B100 नहीं। नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ भी इसके अंदर ना काइलोमाइक्रोन होंगे, ना LDL होंगे, ना VLDL होंगे। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है हमारे पास ऑफ ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। इज दैट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ऐसा ना, तो पता चला कि यस। सारी स्टोरी किसके गिर्द घूम रही है? अराउंड दीज थ्री, इस लिपिड मेटाबॉलिज्म के अराउंड घूम रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट टुडे। इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन सो फार तो मुझसे पूछ सकता है। सर ट्रीटमेंट सर इनका